नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। तो दूसरे फेज और आखिरी फेज के लिए नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो सोमवार को खत्म हो गई। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले फेज के चुनाव के लिए कुल 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, तो वहीं 300 से अधिक प्रत्याशी के पर्चे खारिज हो चुके हैं। 61 प्रत्याशियों के नाम वापस लिए जा चुके हैं। साथ ही 243 सदस्यीय विधानसभा की 121 सीटों पर 6 नवंबर और दूसरे फेज की 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को मतदान होने को है। दूसरे फेज के प्रत्याशियों की स्थिति 23 अक्टूबर तक साफ हो जाएगी। साथ ही दूसरे फेज के आखिरी दिन इंडिया गठबंधन में फूट टिकट बांटने पर भी नाराजगी देखी गई। साथ ही अंदरूनी कलह भी बताई जा रही है। आरजेडी ने तो नॉमिनेशन का समय खत्म होने से 7 घंटे पहले पहली बार 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले उनके प्रत्याशी नॉमिनेशन भरते रहे। 243 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने 254 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए। ये विशालशील इंसान पार्टी की वजह से हुआ है और आरजेडी ने 143, कांग्रेस ने 61, सीपीआई ने 20, सीपीआई ने 9, सीपीएम ने 6 और मुकेश सैनी की पार्टी ने 15 प्रत्याशी हैं। इस तरह से इनकी संख्या जो है वो 254 हो जाती है। वहीं 12 प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में है। बिहार चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन ने टिकट बंटवारे को लेकर कोई भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। सभी दल नॉमिनेशन के आखिरी समय तक लिस्ट जारी करते रहे। एनडीए और महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर खींचतान की स्थिति देखी जा रही है। पहली बार दोनों तरफ से कोई भी नाम सामने नहीं आया। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव में 74 राजनीतिक दल चुनावी मैदान में। इसमें प्रमुख जो है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल भी शामिल है। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी, हम और आरएलएम शामिल है। वहीं महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, आईआईपी, मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी शामिल है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज और आम आदमी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनावी मैदान में है। इधर मध्य प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। बताते हैं आपको चले कि उज्जैन के तिलकेश्वर गौशाला में मुख्यमंत्री पहुंचे, जहां पर भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना की गई। गौ सेवा उन्होंने किया। सीएम ने गायों को अपने हाथों से चारा खिलाया और एक बछड़े को दुलार भी किया। उन्होंने गौशाला में 56 भोग अर्पित कर गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि प्रदेश की 2 करोड़ गायों के संरक्षण और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान 9% से बढ़कर 20% करने का लक्ष्य तय किया गया। किसानों को फसल का सही मूल्य मिले, इसके लिए फूड प्रोसेसिंग और भावांतरण योजना पर तेजी से काम करने को कहा। दूसरे दिन आमतौर पर गोवर्धन पूजा पूरे प्रदेश में मनाई जाती है। यद्यपि कई विद्वानों का मत है कि 2 दिवाली है, तो कई लोग पड़वा कल भी मनाएंगे और कई लोग आज भी मनाएंगे। लेकिन गौ माता की पूजा तो सदैव करना चाहिए। गोवर्धन पूजा तो सदैव कर सकते हैं, भगवान का आशीर्वाद है। मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, स्वाभाविक रूप से हम सबकी भावना भी जुड़ी और ये हमारे प्राचीन काल से नैसर्गिक रूप से खेती करने के लिए, खेती करने के साथ साथ पशुपालन के साथ में। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई रायगढ़ जिले के लैलुंगा स्थित भुइयापाली के गुरुधाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने दीप महोत्सव में शिरकत की और ये दौरा धार्मिक आस्था और व्यक्तिगत जुड़ाव, राज्य के विकास की प्रतिबद्धता का संगम रहा। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले अपने गुरु स्वर्गीय श्री धनवंती पांडा जी को नमन किया। सीएम ने एक व्यक्तिगत जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने 10 साल की उम्र में ही गुरु पांडा जी से दीक्षा ली थी और वो पिछले 50 सालों से इस संस्था से जुड़े हुए हैं। दीप महोत्सव में उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की है। इस दौरान मुख्यमंत्री राज्य में चल रहे विकास कार्यों पर भी बात करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत
सुविधाओं को लेकर लगातार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से जारी है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान एक सख्त रुख भी अपनाया और उन्हें धान खरीदी को लेकर स्पष्ट चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी अनियमितता पाई जाती है तो जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज ये जो भयापानी गुरुधाम है और गुरुधाम का ये पवित्र भूमि है, यहाँ पर हम लोग दीप महोत्सव में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हैं और मैं तो इसी संस्था से जुड़ा हूँ। 10 साल की उम्र से गुरुजी स्वर्गीय श्री धनपति पंडित जी से दीक्षा लिया था, तब से करीब 50-51 साल हो गया है। लगातार हमारा आना भयापानी होता रहा है। दिवाली का उत्सव केवल लक्ष्मी पूजन या फिर दीप प्रज्वलन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण संस्कृति में इसका एक अनोखा और महत्वपूर्ण नियम भी है। जी हाँ, पशुधन पूजा। परंपरा के अनुसार दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा और गौ पूजन किया जाता है, जो कि हमारी कृषि संस्कृति की आधारशिला है। और इस दिन किसान अपने पशुओं गाय बैल भैंस को स्नान कराकर उनका श्रृंगार करते हैं और उन्हें पूजते हैं। ये पूजा जो है वो किसान और पशुधन के बीच की गहरी आत्मीयता को मानी जाती है। इसी परंपरा के अनुरूप उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जो है वो गौपाल्य खुर्दा स्थित गौशाला को पहुंचे। उन्होंने पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा आयोजित गौ पूजन कार्यक्रम में भाग लिया। मंत्री परमार ने विधि विधान के साथ गौ माता की पूजा अर्चना की, उन्हें गुड़ और हरी घास खिलाई। मंत्री परमार ने गौ सेवा के महत्व को बताते हुए कहा कि गौ माता ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सशक्त धुरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि गौ सेवा केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर गौ ग्राम की संकल्पना को साकार करने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उनका मानना है कि जब गौवंश सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे, तभी ग्रामीण जीवन संपन्न होगा। इधर दिवाली पर पटाखे की चमक और रोशनी तो खूब होती है, लेकिन इस बार राहत की बात तो ये रही कि पटाखों के धुएं के बावजूद रायपुर की हवा साफ रही। जी हां, शहर का आसमान नीला और विजिबिलिटी भी अच्छी रही। वजह है रात भर चली हवा, जिससे कि प्रदूषण को उसने फैलने नहीं दिया। इस खास रिपोर्ट में देखिए। दिवाली के अगले दिन राजधानी रायपुर की हवा उम्मीद से ज्यादा साफ मिली। जहां पिछले सालों दीपावली के बाद आसमान में धुएं का गुब्बार छा जाता था, तो वहीं इस बार सुबह का नजारा अलग ही रहा। एयर मॉनिटरिंग सिस्टम के आंकड़े बताते हैं कि इस बार रायपुर का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 102 दर्ज की गई, जो कि मॉडरेट कैटेगरी में आता है। हवा में प्रदूषण। रायपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 102। एयर क्वालिटी के मानक 0 से लेकर 50 अच्छा, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब, 401 से ऊपर गंभीर। जहां तक प्रदूषण के घटकों का सवाल है, तो दिवाली की रात राजधानी रायपुर की हवा में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, PM10 यानी 10 माइक्रोन तक धूल कण मान्य मात्रा के भीतर पाए गए। लेकिन PM 2.5 अर्थात 2.5 माइक्रोन तक सूक्ष्म कण जो हैं, वो चिंताजनक स्तर में मिले। ये 44.27 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पाए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार PM 2.5 का 24 घंटे का औसत 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बेहद ही छोटे कण फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। फिर भी अन्य सालों की तुलना में राजधानी रायपुर में पटाखे इस बार प्रदूषण नहीं फैला पाए। इस बार दीपावली पर पटाखों की चमक और रोशनी तो खूब देखने को मिली राजधानी रायपुर में, लेकिन राहत की बात यह रही कि इस बार राजधानी रायपुर की हवा जहरीली नहीं हुई। हवा बेहद ही साफ है, सांस लेने लायक है। पटाखों के बजने से, फूटने से कहीं ना कहीं प्रदूषण तो हुआ, लेकिन देर रात मौसम ने ऐसी करवट ली, तेज हवाएं चली, जिसके चलते प्रदूषण जो है राजधानी रायपुर में नहीं फैला। सामान्य दिनों से राजधानी रायपुर में अब भी विजिबिलिटी काफी साफ है और हवा भी सांस लेने लायक है। देश भर के अलग अलग राज्यों के मुकाबले
राजधानी रायपुर में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा साफ, सांस लेने लायक और प्रदूषण मुक्त जो है वो इस बार नजर आई। इसका मुख्य कारण ये भी माना जा सकता है, एक तो आम लोगों में जागरूकता पटाखों के प्रति। सामान्य दिनों से राजधानी रायपुर में अब भी विजिबिलिटी काफी साफ है और हवा भी सांस लेने लायक है और कहीं ना कहीं इस बार एयर क्वालिटी इंडेक्स राजधानी रायपुर का बेहद ही अच्छा नजर आया। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 रायपुर। इधर सिवनी के 3 करोड़ हवाला कांड में अब एक नया मोड़ आ चुका है। जी हां, निलंबित एसडीओपी पूजा पांडे के खिलाफ जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसी को अब उस 2 घंटे की व्हाट्सएप कॉल के सबूत मिले हैं जो कि डीएसपी ने हवाला पकड़ने की रात को किया था। शक है कि पूजा पांडे की बात उनके बैचमेट से भी होती थी जो कि डीएसपी भी है। हमारे इस रिपोर्ट में देखिए पूरा मामला। हवाला कांड लूटने के 2018 बैच के अफसर हैं और आपस में लगातार संपर्क में रहते हैं। एसआईटी जांच में यह बात भी सामने आई है कि 9 अक्टूबर की रात को जब हवाला की रकम पकड़ी गई, उसी दौरान पूजा पांडे के मोबाइल से 2 घंटे तक लगातार व्हाट्सएप कॉल पर बात की गई। अब फॉरेंसिक टीम यह जांच रही है कि यह कॉल पंकज मिश्रा से ही हुई थी या किसी वरिष्ठ अधिकारी से। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पूजा पांडे ने इस ऑपरेशन की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दिए बिना की थी। जब एएसपी ने उन्हें मर्डर केस के जांच के लिए बुलाया तो उन्होंने बेटे की तबीयत खराब है कहकर मना कर दिया, लेकिन उसी वक्त वह हवाला की रकम पकड़ने के लिए सिवनी के सीलादेही इलाके में ऑपरेशन चला रही थी। अब यह सामने आ रहा है कि पूजा ने जानबूझकर सीनियरों को गुमराह किया। जांच में यह भी सामने आया है कि हवाला कारोबारी ने पूजा को 25% कमीशन यानी कि करीब 75 लाख रुपए देने का ऑफर भी दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। लेकिन इसके बाद भी पूरे 3 करोड़ में से केवल 1 करोड़ 45 लाख रुपए की बरामदगी दिखाना पूरे ऑपरेशन को संदिग्ध बनाता है। मामले में पूजा पांडे समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। फिलहाल जांच में और क्या कुछ निकल कर आता है, ये देखना होगा। भोपाल से INH न्यूज के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। इधर खजुराहो में बुंदेली रीति रिवाज के अनुसार दिवाली का पावन पर्व मनाया गया। इस मौके पर विदेशी पर्यटक भी देश की संस्कृति के रंग में रंगे हुए नजर आए। दरअसल स्पेन से आई विदेशी महिला पर्यटकों के एक समूह ने खजुराहो की पुरानी बस्ती में बुंदेली रीति रिवाज के साथ दिवाली का उत्सव मनाया। परंपरागत पूजा अर्चना के बाद पर्यटकों ने पटाखे जलाए, बुंदेली व्यंजनों का स्वाद चखा और पारंपरिक दिवाली नृत्य में जमकर थिरके। इस अनुभव से उत्साहित पर्यटकों ने कहा कि ये उनके जीवन का एक अभिन्न पल है और पहली बार भारत आई इन महिलाओं के लिए ये पहली दिवाली है जिसे बुंदेली अंदाज में सेलिब्रेट किया गया। तस्वीरें आप भी देखिए। इधर राजधानी रायपुर के राष्ट्रीय संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने दिवाली मिलन समारोह का आयोजन कराया, जिसमें कि कैट से जुड़े सभी विंग के कारोबारियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर परवानी, प्रदेश अध्यक्ष परमानंद जैन और विक्रम सिंहदेव सहित अन्य कारोबारी भी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि दिवाली पर कारोबार काफी अच्छा रहा। बाजारों में वोकल फॉर लोकल का असर भी देखने को मिला। पहले 12 लाख तक इनकम टैक्स की छूट हुई, फिर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को 3 किस्तों में 0.2, 0.25 और 0.5 करके घटाया। अभी फाइनली जीएसटी का जो कम हुआ तो बाजार में बहुत अच्छा माहौल था। और स्पेशली हम लोग कई समय से कैट से और नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड से लगातार हम लोग बात उठा रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल और स्थानीय बाज़ारों को कैसे हम लोग उनको बढ़ावा दें। तो इस बार हमारे प्रदेश की पूरी 3 करोड़ जो हमारी जनता है उन्होंने बहुत सहयोग किया, बहुत मदद किया। मैं उनका आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत अच्छा त्यौहार है इस बार। मोदी जी द्वारा, हमारे माननीय श्री मोदी जी प्रधानमंत्री द्वारा
काफ़ी अच्छा बोनस बोला जा सकता है जो दिया गया, जिसके चलते हमारे पूरे देश में लोगों ने वोकल फॉर लोकल को ज़्यादा प्रधानता दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसको काफ़ी आगे बढ़ाया और कैट जो है बहुत पहले से वोकल फॉर लोकल के रूप में चल रहा था, उसको देखते हुए लोगों ने वोकल फॉर लोकल के सामान को बहुत परचेज किया है। इस बार मैं बोलूँगी कि कारोबार बहुत ही अच्छा रहा और जो हमारे पास जीएसटी का असर है वो भी देखने को मिला और जो हमें साल भर से जो प्रमोशन चल रहा था लोकल फॉर वोकल का, वो भी एक बहुत सराहनीय रहा है। ये कैट हो, चैम्बर हो, हम सब व्यापारियों के लिए काम करते हैं और छत्तीसगढ़ के 12 लाख व्यापारियों को मैं आपके माध्यम से कैट हो या चैम्बर हो बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। माता रानी लक्ष्मी जी सभी व्यापारियों को खूब सुख समृद्धि समृद्धि दे।